देखिए 2024 का जो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों। आज अपन करेंगे बच्चे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। लिखिए राइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। बच्चे डिफरेंस बताना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बीच में। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस। लिखिए आंसर बच्चे। difference between normal profit and super profit। difference between normal profit and super profit। कॉलम बनाएंगे बच्चे। फर्स्ट कॉलम basis of difference second column normal profit and third column super profit। सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है बच्चे मीनिंग। नॉर्मल प्रॉफिट में आपको लिखना है इट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स on the basis of capital invested। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट आप अनुमान लगाते हैं कि कैपिटल पर इतना हमको रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहां से आता है? आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है उस बिजनेस में पहले से भी लोग इन्वॉल्व है, उस बिजनेस में वो कमा लेते हैं तो उतना आप भी कमा लोगे। यस, जैसे कि बैंक आपको 6% ब्याज दे रही है। बैंक में जब जमा करते हैं पैसा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6 से लेकर 8% तक ब्याज मिलता है। यदि उस पैसे को आप व्यापार में लगाते हैं तो कम से कम 6 से लेकर 8% तक क्या होनी चाहिए? अर्निंग होनी चाहिए। तो ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है इट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। सुपर प्रॉफिट में लिखेंगे इट इज द excess of actual profits over normal profits। बच्चे जो आपने एक्सपेक्ट किया नॉर्मल प्रॉफिट उससे यदि ज्यादा आपको एक्चुअल प्रॉफिट होगा
तो उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तुमने जो सोचा कि हमें तो इतना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्चुअल में ज्यादा हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूला। ये 2024 का प्रैक्टिस पेपर है जो बोर्ड ने दिया था आपको। यस, इस साल इस पेपर से रिपीट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है उस साल उसमें से कम आता है। यस, तो जैसे 2025 का प्रैक्टिस पेपर है, उसको तैयार करिए, उसमें से कुछ मिल सकता है, लेकिन 2024 का जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें से बहुत कुछ रिपीट होने वाला है। इसी तरह से 2024 में जो पेपर हुआ है बोर्ड का, उससे उतना ज्यादा नहीं आएगा पेपर में रिपीट, लेकिन 2023 का जो बोर्ड पेपर था उससे बहुत ज्यादा रिपीट आएगा। ठीक है ना? तो यदि तुमको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो तुमको इन पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इनको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे। लिख लिख के देखो, क्योंकि कॉम्बिनेशन रखोगे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों में, तभी अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, पूरे तैयार करा चुके हैं तुम्हें। अभी फिर से एक सीरीज लेके आएंगे, उसको तैयार करना, उसको बार बार देखना। अब की बार जो सीरीज लेके आएंगे वो तुमको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं। इससे क्या होगा, और कंपटीशन की भावना आएगी और तुम्हें अच्छे से सारी चीजें आने लगेंगी। ओके, तो सेकंड है बच्चे फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप कितना प्रॉफिट बना लोगे, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको मीनिंग में भी बताया गया, जब आप एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट कमा लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो ज्यादा कमा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। थर्ड है बच्चे गुडविल। गुडविल, बिजनेस earning only the normal profits does not have goodwill, does not have goodwill। अब बिजनेस अर्न कर रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी अदर लोग जैसा अर्न कर रहे हैं वैसे ही अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे जैसे कर रहे हैं वैसे ही तुम कर रहे हो अर्न, तो तुम्हारी कोई गुडविल नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे तो कोई गुडविल नहीं होती। नॉर्मल से ज्यादा करोगे तो सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा, और उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आप क्या निकालोगे? गुडविल। तो बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट हैज गुडविल, हैज गुडविल। बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट हैज गुडविल। ओके, तीन डिफरेंस आपको बताए गए, फर्स्ट मीनिंग बेसिस पर, सेकंड फॉर्मूला बेसिस पर, थर्ड गुडविल बेसिस पर। अगला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर द मेन
What are the main right? What are the main rights acquired by a new partner? By a new partner. बच्चे जब किसी नए साझेदार को साझेदार बनाते हैं फर्म में, नए व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं फर्म में, तो उस नए साझेदार को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, वो अधिकार आपको बताना है। व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाई न्यू पार्टनर? आंसर लिखेंगे बच्चे। ए न्यूली admitted partner acquire following two main rights in the firm. बच्चे न्यूली एडमिटेड पार्टनर को फर्म में जो दो मुख्य अधिकार यानी कि मेन राइट्स जो मिलते हैं वो है बच्चे, फर्स्ट शेयर इन द फ्यूचर profits of the firm शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें नए साझेदार का भी हिस्सा होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही नहीं, नए साझेदारों का भी हिस्सा, नए साझेदार का भी हिस्सा होगा। शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब उसको ये अधिकार जो मिल रहा है तो इसके लिए उसे कुछ लाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए वो लेकर आएगा गुडविल। तो लिखिए डैश लगा के, गुडविल ब्रॉट इन फॉर दिस राइट। इस राइट के लिए न्यू पार्टनर को फर्म में लेकर आनी पड़ेगी अपने हिस्से की गुडविल, यानी कि वो फर्म की जो वैल्यूएशन होगा गुडविल का उसका खरीदेगा गुडविल। अपने हिस्से की गुडविल को क्या करेगा, वो परचेज करेगा, अपने हिस्से की गुडविल को खरीदेगा, यानी कंपनसेट करेगा। किसको? सैक्रिफाइस पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर को। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे सेकंड, शेयर इन द assets ऑफ द फर्म। बच्चे जिस तरह से अदर पार्टनर्स फर्म के असेट्स में हिस्सेदार होंगे उसी तरह से न्यू पार्टनर भी हिस्सेदार होगा फर्म की एसेट्स में, उसी तरह से न्यू पार्टनर भी हिस्सेदार होगा फर्म की एसेट्स में। तो ऐसी थोड़ी मिल जाएगा उसको ये अधिकार, इसके लिए उसे लेकर आने पड़ेगा पूंजी यानी कि कैपिटल। तो लिखिए डैश लगा के, कैपिटल ब्रॉट इन फॉर दिस राइट। इस राइट के लिए उसको क्या लेकर आना पड़ेगा, कैपिटल लेकर आना पड़ेगा बिजनेस में, फॉर दिस राइट।
ये तो बच्चे वो दो मेन राइट्स हैं जो एक नए पार्टनर को मिलती है। इसके अलावा भी उसको राइट मिलता है, जैसे कि वो पार्टिसिपेट करेगा अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो भी चलेगा उसमें उसका भी मत लिया जाएगा, यानी पार्टिसिपेशन होगा। ये नहीं है कि उससे बिना पूछे अदर पार्टनर बिजनेस को चलाए। बिजनेस में जो भी अफेयर्स होंगे उसमें उसका भी मत लिया जाएगा। बच्चे उस फर्म की जो भी अकाउंट बुक्स होंगी उनको वो जांच पाएगा, देख पाएगा, ये भी उसको राइट मिलेगा। यस बच्चे, फर्म से रिलेटेड ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उस डिसीजन से फर्म पर प्रभाव पड़ेगा, फर्म के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, फर्म के बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा, तो उसको राइट है उसमें अपना क्या देने का, सुझाव देने का, सजेशन देने का, तो ये भी राइट है। लेकिन न्यूली एडमिटेड पार्टनर को एडमिशन के टाइम पर जो मुख्य अधिकार मिलते हैं वो सिर्फ दो ही है। पहला, शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सेकंड, शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। ओके, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे। आपको पता है 4 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेक डिफरेंस, क्यों नहीं आएगा ये एग्जाम में, ये क्यों नहीं आएगा, ये पूछो, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा एग्जाम में। मेक द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, आना ही आना है, रुक ही नहीं सकता है। जिस तरह बांध से पानी छोड़ा जाता है तो रुकता नहीं है, सागर में जाके मिलता है, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन यदि लास्ट ईयर नहीं आया तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता इसको। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स, तुम बोलोगे सर अगर कहीं बोर्ड वालों ने सुन लिया तो ये हटा दिया तो पेपर से, पेपर तो छप गए, पेपर तो छप चुके हैं, समझ में आया। हमारे सुनने से थोड़ी हटा देंगे हमारे कहने से, वो तो है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मेक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, देखिए सामने आंसर लिखेंगे बच्चे। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये कलाकारी जरूर करनी है ऐसे। फर्स्ट है बच्चे बेसिस, सेकंड शेयर्स, थर्ड डिवेंचर्स, थर्ड डिवेंचर्स। फर्स्ट बच्चे मीनिंग, फर्स्ट है मीनिंग, शेयर्स आर द पार्ट्स ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और शेयर कैपिटल के पार्ट को, एक हिस्से को आप क्या बोलते हो, शेयर। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आर द पार्ट्स ऑफ लोन, जबकि डिवेंचर पार्ट होता है बच्चे लोन का। सेकंड लिखेंगे आप रिटर्न, रिटर्न, डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बच्चे शेयर्स पर रिसीव होता है डिविडेंड, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर्स पर मिलता है डिविडेंड।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, जबकि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। शेयर्स पर रिटर्न होता है डिविडेंड और डिवेंचर्स पर रिटर्न होता है इंटरेस्ट। थर्ड लिखेंगे बच्चे स्टेटस। अब ये तो तुम भूल ही नहीं सकते हो स्टेटस, ये तो बेसिस याद ही रहेगा तुमको स्टेटस। द होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी। The holders of shares are the owners of the company. The holders of debentures are the creditors, are the creditors of the company. Of the company. Creditors of the company. Next बच्चे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। Shares are not secure. Shares are not secured. जो शेयर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना सुरक्षित नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है। डिवेंचर्स आर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सिक्योर, जबकि जो डिवेंचर्स हैं वो सामान्यतः उनमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सिक्योर होता है। तो 4 पॉइंट्स इसलिए लिखाए गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। 2 में आए तो 2 पॉइंट लिखना है, 3 में आए तो 3 पॉइंट लिखना है, 4 में आए तो 4 पॉइंट लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बच्चे डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक्स बतानी है फाइनेंशियल एनालिसिस की। There are different टेक्निक्स, टेक्निक जिसको आप टूल्स भी बोलते हैं,
techniques of financial statement analysis available to the analyst to the analyst जो एनालाइज करते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको बोलते हैं एनालिसिस। द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर द ऑपरेशनल efficiency and financial soundness of an enterprise the most common used techniques of financial analysis are। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है किसी एंटरप्राइजेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल साउंडनेस को एनालाइज करना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसको आप चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, और फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक कर सकते हो बैलेंस शीट से। तो भाई हर किसी की बस की नहीं होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझना, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो तो समझ पाते हैं, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कुछ टेक्निक्स या टूल्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है बच्चे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आप एक एंटरप्राइजेस के करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करके एनालाइज करते हैं। तो लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंपेयर the items of income statement, जिसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट, जिसपे कंपनी के केस में बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
for ascertaining the trend of performance and profitability of an enterprise are known as comparative financial statement. तो कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक में आप इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट से असर्टेन करते हैं ट्रेंड, एंटरप्राइजेस का प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का ट्रेंड पता करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है बच्चे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट in common size financial statement the total of assets or liabilities is assumed to be 100 in case of balance sheet in case of common size balance sheet। balance sheet and in case of common size income statement revenue from operation is assumed to 100। बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ असेट्स या लाइबिलिटीज को एज्यूम कर लेते हैं 100 और इनकम स्टेटमेंट के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेते हैं। एंड फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज of total
और जो भी फिगर्स होती हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं टोटल के बेसिस पर। बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, और इनकम स्टेटमेंट के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर। ओके। थर्ड लिखिए रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, it is a technique which involve analyzing the financial statements while calculating various ratios। इस टेक्निक में बच्चे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेशो कैलकुलेट करते हैं, वेरियस रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेटा टर्नओवर रेशो। ओके। एंड लास्ट है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फोर्थ टेक्निक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो टेक्निक तुम्हारे कोर्स में, पहला क्या है रेशियो एनालिसिस और दूसरा है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, it is a statement, it is a statement showing the changes in financial position, financial position of a business concern during different intervals of time in terms of cash and cash equivalent, cash and cash equivalent। बच्चे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज की वो टेक्निक है, यहां पर आप डिफरेंट इंटरवल टू डिफरेंट इंटरवल के बीच में कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को एनालाइज करते हैं।